हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 का, इसी के यूनिट 3 का सॉल्यूशन लेके आए हैं। बिकॉज यूनिट 1 और जो यूनिट 2 है इसका ऑलरेडी हमने कवर अप कर रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे भी जाके देख सकते हो। तो आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट 3। तो गाइस अब तक मैंने जितने भी ये सॉल्यूशन वीडियो में मैंने जितना भी कवर किया है गाइस, तो यही इन्हीं में से क्वेश्चन आपका अभी बनने वाला है। बिकॉज इतना कर लोगे ना तो समझो आपने पूरा सिलेबस कर रखा है यूनिट 3 तक। तो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और इसका जो पीडीएफ है वो वेबसाइट पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको वेबसाइट का। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी अरिथमिक एजेंट्स और गिव द सिंथेसिस ऑफ डाइसोपायरामाइड। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना है कि एंटी अरिथमिक एजेंट्स मतलब ये ड्रग्स जो होती है वो क्या काम करती है। तो हमें मालूम है जो अरिथमिया एक ऐसा कंडीशन होता है, एक ऐसा एबनॉर्मेलिटी होता है जिसके अंदर जो हमारा हार्ट है ना उसका जो रिदम होता है वो बिगड़ जाता है। जनरली वो बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। तो अगर घट जाता है तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। जैसे 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है वो 60 टाइम्स से उससे कम धड़कता है, तो ये हो गया हमारा ब्रेडिकार्डिया कंडीशन। और एक होता है टैकीकार्डिया, जिसमें जो हमारा हार्ट रेट होता है ना ये बढ़ा हुआ रहता है, जैसे 100 बीट से अबव रहता है पर मिनट में। तो इसी को ट्रीट करते हैं हमारे अरिथमिक एजेंट्स, इसी अरिथमिया को, जिससे हमारा जो हार्ट है वो नॉर्मल कंडीशन में जितना हार्ट बीट होता है उतना आ जाए। अब इसका क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो इसको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में करा गया है, जिसमें क्लास 1 में अगर बात करें तो ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। और इसके अंदर जो आते हैं क्लास 1E के अंदर वो क्या करते हैं, वो प्रोलॉन्ग कर देते हैं रिपोलराइजेशन, जो कि आपने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में पढ़ लिया होगा। और इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो क्विनिडीन हो गया, प्रोकेनामाइड हो गया और डाइसोपायरामाइड, और इसका सिंथेसिस भी अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। और इसी के अंदर जो बी वाले हैं क्लास 1 के बी, उस वो क्या करते हैं शॉर्ट एंड रिपोलराइजेशन करते हैं। अब ये शॉर्ट एंड रिपोलराइजेशन करते हैं तो उसमें जो ड्रग्स है वो है लिडोकेन, फिनाटोइन। ऐसे ही नेक्स्ट वाले जो है सी वाले वो लिटिल इफेक्ट करते हैं रिपोलराइजेशन में, यानी ये थोड़ा सा रिपोलराइजेशन करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं। तो इसमें आते हैं प्रोफेनॉन और इकेनाइड। और यहाँ पे जो क्लास 2 है उसमें आते हैं बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। अब इसके एग्जांपल्स तो आपको मालूम है, जिसके ओलॉल एंड में लग जाए वो हो गए, जैसे प्रोपेनॉल, एटेनोलॉल, इस्मोलॉल। तो ये सारे के सारे आ गए हमारे बीटा ब्लॉकर्स में। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। जैसे कि गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास 3 के अंदर आते हैं प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, जिसके अंदर जो ड्रग्स है वो है एमिओडारोन और सोटेलॉल। और यहाँ पे फोर्थ वाला जो है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और इसके आपने प्रीवियस वीडियो में देख ही लिया था कितने सारे ड्रग्स है, तो आई होप आपको याद हो, वेरापामिल, डिल्टियाज़म। अब हम इसके कुछ स्ट्रक्चर्स भी बनाने पड़ेंगे, बिकॉज सिर्फ क्लासिफिकेशन करने से तो आपको नंबर्स नहीं मिलने वाले हैं। तो आपके कुछ यहाँ पे सिंपलेस्ट जो इसमें से स्ट्रक्चर्स है ना वो मैंने यहाँ पे बना रखा है, जैसे प्रोकेनामाइड का, एटेनोलॉल का और डाई आइसोपैरामाइड का। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो सारे, और इन सबको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा डाइसोपायरामाइड का। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो पूरा सिंथेसिस, ये पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर जाइए। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ब्रोमो पायरिडीन से लेकर के ये स्ट्रक्चर बना है, और फर्स्ट इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है। तो गाइस ये सब सिंथेसिस आपको इजिली मिल जाएगा। और हमने जैसे आपको बताया था कि जब भी आप सिंथेसिस करो तो आपको जो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट का नेम है उसी का याद रखो। जरूरी नहीं है कि हम सबका ही याद रखें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको फर्स्ट वाला जो आपने लिया है वो याद होना चाहिए, और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम लिखना है बस। तो गाइस ये सिंथेसिस आप वहां से कर लीजिएगा अच्छे से। और यहाँ पे हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे गाइस जो सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पे पूछा है नोट ऑन एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स और लिपिड लोअरिंग ड्रग्स, और साथ में स्ट्रक्चर और यूजेस पूछा है, लोवेसेटिन और क्लोफाइब्रेट या फिर कोलरेस्टेमाइन। तो यहाँ पे गाइस एंटी हाइपरलिपिडेमिया एजेंट्स क्या होते हैं, जो कि हमारे जो ब्लड के अंदर लिपिड्स का लेवल होता है उसको कम करते हैं। अब ब्लड के अंदर हमें मालूम है प्लाज्मा होता है, तो मेनली ये जो प्लाज्मा में जो ये लिपिड्स रहते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स हो गए, तो इन्हीं को ये कम करने का काम करते हैं ब्लड में से। क्वेश्चन में ये भी प्रीवियस ईयर में पूछ लिया था कि लिपोप्रोटीन क्या होते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टर होते हैं लिपिड्स का। जो ये लिपिड्स देख रहे हो ना, इसको एक जगह से लेके दूसरी जगह तक ले जाने का ये काम करते हैं।
तो वही अब हम इसके क्लासिफिकेशन जनरली नहीं पूछा है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। आपको सबके क्लासिफिकेशन तो आना ही चाहिए। HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस इनहिबिटर, जिसको हम लोग स्टैटिन्स भी बोलते हैं, बिकॉज एंड में आपको स्टैटिन्स दिख रहा होगा ड्रग के, लोवास्टैटिन, एट्रोवास्टैटिन, और इन दोनों की ही स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एट्रोवास्टैटिन का मैंने यहाँ पे बना रखा है, और अब अभी आप थोड़ी देर में लोवास्टैटिन का भी देखोगे। तो गाइस ये आप स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इन दो के तो एटलीस्ट बना ही लीजिएगा। उसके बाद है लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर्स, जिसको हम लोग फाइब्रेट्स कहते हैं। इसके अंदर क्लोफाइब्रेट, फिनोफाइब्रेट आता है। तो गाइस थोड़े बहुत आपको स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, तभी आपके जो मार्क्स है वो कंप्लीट मिलेंगे। तो क्लोफाइब्रेट्स का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है, और ये पूरे उसमें क्लासिफिकेशन में ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, नहीं तो इसके अलावा देखोगे तो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स है और कॉम्प्लिकेटेड है। और नेक्स्ट है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, जैसे कोलेस्ट्रामाइन हो गया, कोलेस्टिपोल हो गया, और लिपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड, जिसके अंदर निकोटिनिक एसिड आता है। अब स्ट्रक्चर एंड यूजेस जैसे कि लोवास्टैटिन हो गया, या फिर क्लोफाइब्रेट हो गया, कोलेस्ट्रामाइन हो गया, ये सब ड्रग्स आप देख सकते हो। इन सब का काम एक ही है, और वो है कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करने का काम करते हैं ये सभी के सभी, और स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने स्ट्रक्चर देख लिया, और यहाँ पे डिफाइन पूछा है कोगुलेंट्स एंड एंटीकोगुलेंट्स, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है, और सिंथेसिस पूछा है वारफरीन का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली टाइम ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। तो गाइस इसको आपको बहुत ही अच्छे से करना है। तो गाइस हम देख लेते हैं। सो गाइस कोगुलेंट्स एंटीकोगुलेंट्स हमें कोलॉजी में भी पढ़ना है, तो गाइस वही चीज आपको यहाँ पे लिख देनी है। तो बट क्लासिफिकेशन का थोड़ा अंतर है, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही आपको क्लासिफिकेशन लिखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो कोगुलेंट्स के अंदर जो यहाँ पे ड्रग्स दिया हुआ मीना डायोन और एसिटामीना डायोन दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे ये इसका लिख रखा है ड्रग, और ये वो होते हैं, आपको मालूम है कोगुलेंट्स क्या करते हैं, जो क्लॉटिंग करते हैं, कोगुलेशन करते हैं। तो जब भी कटा रहता है हाथ वाथ, तो वहां पे आप देख रहे होंगे क्लॉट बन जाता है, तो यही कोगुलेंट करते हैं। और एंटी कोगुलेंट जो होते हैं इनके अपोजिट होते हैं, जो जो क्लॉट हो जाता है उसको हटाने का काम करते हैं, वो होते हैं एंटी कोगुलेंट्स। और इसके अंदर वारफरीन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अभी हम देखेंगे इसके बारे में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे ये काम करता है वारफरीन। तो गाइस सबसे आपको ये मैंने कोलॉजी के सॉल्यूशन वीडियो में भी बता रखा है इसका मैकेनिज्म अच्छे से, वो भी, और यही मैकेनिज्म बताया था कि जो विटामिन के होता है ये मतलब ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, जिसको हम क्विनोन भी बोलते हैं। अब क्या होता है कि क्विनोन रिडक्टेज की मदद से जो ये विटामिन के है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है विटामिन के H2 में, जो कि एक रिड्यूस फॉर्म है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्यूओन भी बोलते हैं। अब ये हाइड्रोक्यूओन जो है, इससे एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिलीज हो जाता है, और ये बन जाते हैं विटामिन के इपॉक्साइड, जो कि एक ऑक्सीडाइज फॉर्म है। और ये जो विटामिन के इपॉक्साइड है, ये रिटर्न इपॉक्साइड रिडक्टेज की मदद से फिर से विटामिन के, और ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन का लॉस होता जाएगा, और ये साइकिल चलती रहेगी। तो क्या होता है ना कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो ये रिलीज हो रहा है यहाँ से हाइड्रोक्यूओन से, ये एक्टिवेट करने का काम करता है गामा ग्लूटामोइल कार्बोक्सिलेज को। अब ये गामा ग्लूटामोइल जो कार्बोक्सिलेज आप देख रहे हो, ये क्या करता है कि जो फैक्टर्स, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लॉटिंग के बारे में, तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स में जो 2, 7, 9 और 10 यही तो क्लॉटिंग करते हैं, और इन्हीं को ये फंक्शनल बना देता है, यानी काम करने लायक, जिसकी वजह से कोगुलेशन होता है, यानी क्लॉटिंग होता है। तो वारफरीन हम क्यों यूज करते हैं, एंटी कोगुलेंट क्यों है ये, बिकॉज ये इस साइकिल को रोक रहा है, जिसकी वजह से ये कोगुलेशन हो रहा है ना, ये अब नहीं होगा। तो गाइस ऐसे इसका मैकेनिज्म एकदम सिंपल वे में, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट सिंथेसिस, जो कि थोड़ा हार्ड है वारफरीन का, बट आपको कैसे भी करना ही होगा। पहले स्टेप में आप देख सकते हो सिंथेसिस करना है 4 हाइड्रोक्सी कॉमेरिन फ्रॉम मिथाइल सैलिसाइलेट। तो मिथाइल सैलिसाइलेट से हमने क्या फॉर्म किया, 4 हाइड्रोक्सी कॉमेरिन को। अब यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मैंने कॉमेरिन लिख देता हूँ, यहाँ पे COUMARIN। तो कॉमेरिन और बेंजोलैक्टोन की मदद से यहाँ पे एंड में वारफरीन बन रहा है। तो यहीं तक बस आपको स्टेप में बताना है, बट ये सिंथेसिस आपको कैसे भी अच्छे से कर लेना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ वारफरीन।
और इसका हमने सिंथेसिस भी देख लिया, मिनाडायोन, जिसका हम स्ट्रक्चर यूजेस तो पूछा ही है बट सिंथेसिस भी आपको करना ही करना है, और ये लास्ट ईयर भी आया हुआ है। मिनाडायोन का हो गया, एसीटो मिनाडायोन का, इन दोनों का तो एकदम सेम ही सेम है, आपको कुछ डिफरेंस करना ही नहीं है, दोनों का सेम सेम आपको लिखना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बस स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, वो अभी हम देख लेते हैं। सो गाइस, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रक्चर वॉरफेरिन का, जो अभी हमने देखा, सिंथेसिस भी किया था वॉरफेरिन का, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। इसका यूज किस लिए करते हैं तो हमें मालूम है, ये इसका यूज करते हैं एंटीकोगुलेंट जैसा, ये ट्रीट करता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस को। और यहाँ पे मिनाडायोन का, जो कि थोड़ी देर बाद हम इसका वो देखेंगे पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो कि एकदम छोटा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जो कि कोगुलेशन करवाता है। अब यहाँ पे इसका यूज किस लिए किया जाता है तो ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग हो जाता है तो क्या करता है कोगुलेंट, उसको रोकने का, क्लॉट कर लेगा, क्लॉट फॉर्मेशन कर देगा, वही इंक्रीज कोगुलेशन। और इसको विटामिन के डेफिशिएंसी में भी दिया जाता है, बिकॉज विटामिन के क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है क्लॉटिंग के लिए। आई होप आपको वो साइकिल याद होगा वॉरफेरिन वाला। तो गाइस, नेक्स्ट है एसिटामिनाडायोन, जिसका हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग। अगेन सेम ही है, दोनों का काम इंक्रीज करता है कोगुलेशन, और विटामिन के डेफिशिएंसी में इसका यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिए, दोनों का काफी अलग है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है एनिसिनडायोन, जिसका यूज हम करते हैं एंटी प्लेटलेट मेडिसिन। तो ये हो गया इसके बारे में। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है एक्सप्लेन द, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे ये क्वेश्चन के बाद इनका हम मैकेनिज्म देख लेंगे मिनाडायोन का। तो यहाँ पे दे रखा है कि डाइजॉक्सिन जो होता है, इसके स्ट्रक्चर बनाओ, इसके बारे में बताओ कि कैसे ये एक्ट करता है हमारे किस पे, CHF कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर पे, और इसका क्लासिफिकेशन करना है। तो हमने डिजॉक्सिन का पहले ही कवर कर चुके हैं कोलॉजी में। क्या क्या हमने बताया था, ये पॉजिटिव आयनोट्रोपिक ड्रग है। अब पॉजिटिव आयनोट्रोपिक ड्रग कौन सा होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जो हमारा हार्ट है ना, इसको कॉन्ट्रैक्शन करवाने का ये काम करेगा। जब हार्ट फेल हो जाता है उस टाइम पे इसको दिया जाता है, यानी CHF कंडीशन में। अब यहाँ पे देख सकते हो ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड से बिलोंग करता है। और यहाँ पे हम बात करें इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का, तो गाइस ये देखिए, ये हो गई कार्डियक सेल है, और यहाँ पे जो है हमारे पंप है। तो ये जो पंप आप देख रहे हो ये इनसाइड सेल है, मतलब नीचे की साइड आप जो देख रहे हो ना, समझ लो कि एक हार्ट के जो सेल्स है उसके अंदर की साइड की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ये लेयर्स है ना मेम्ब्रेन का, तो यहाँ पे पंप होते हैं, एक सोडियम पोटेशियम पंप और एक सोडियम कैल्शियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप का काम है कि जो सोडियम है ना अंदर से उसको बाहर जाना है, और पोटेशियम को अंदर आना है जब ये एक्टिवेट रहते हैं तो। और इधर की साइड में क्या होता है कि कैल्शियम बाहर से अंदर आते हैं, और अंदर बल्कि सोडियम बाहर से अंदर आते हैं, और कैल्शियम जो कि अंदर की साइड प्रेजेंट रहते हैं, ये क्या होते हैं, बाहर की ओर मूव करते हैं। तो हम जब डिजिटलिस देते हैं ना, तो वो इसको क्या करता है, स्टॉप कर देता है इस वाले पंप को, जो फर्स्ट वाला है, जिससे सोडियम अंदर की साइड रुकेगा और पोटेशियम जो है वो बाहर ही रुकेगा। अब अंदर तो आएगा नहीं क्योंकि ये पंप स्टॉप हो चुका है। तो वैसे ही जब ये इफेक्ट होगा तो सेकंड वाला भी इफेक्ट होगा। तो सेकंड वाले में क्या होगा, जो सोडियम बाहर से अंदर आ रहा था तो वो बाहर ही रुका रहेगा, और कैल्शियम जो है वो अंदर की साइड रुका रहेगा। अब ये अंदर की साइड जब जितना ज्यादा स्टोर हो जाएगा ना, तो जो ये स्टोर होकर के कहाँ जाता है, सबके सब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, यही तो काम करता है, ट्रिगर करता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ से जितना ज्यादा रिलीज होगा उतना ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो इंक्रीज कर देगा कार्डियक आउटपुट को, जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट बीट है वो तेजी होने लगेगा। सो ये हो गया डिजिटलिस के बारे में, और यही सब लिखा हुआ है, ध्यान से यहाँ पे आप देख भी सकते हो गाइस। और हम मूव करते हैं नेक्स्ट, जो कि है क्लासिफिकेशन। मैंने बोला था क्लासिफिकेशन में जेनेरिक कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के ये दो ड्रग्स के बारे में दे रखा है, डाइजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन के बारे में। बाकी मैंने फार्माकोलॉजी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखवा रखा है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम देते हैं हम लोग, जिसके अंदर एस इनहिबिटर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर से देते हैं, बीटा ब्लॉकर से देते हैं। तो गाइस ये सब लिख रखा है, इसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ डिजिटॉक्सिन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, वॉरफेरिन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, और अरिथमिया के अंदर जो मैंने कवर अप करवाया पोर्शन उतना कर लोगे तो आपके कंप्लीट हो जाएगा ये वाला यूनिट। और एक हो गया यहाँ पे मिनाडायोन का ना, तो मिनाडायोन का गाइस यहाँ पे देख सकते हो एक तरह से ये सिंथेटिक विटामिन K3 है। तो जो विटामिन के होते हैं ये हमने क्या बोला था, ये रिस्पॉन्सिबल होते थे
जो कि क्लॉटिंग के लिए कैसे, तो वो एक्टिवेट करवा देते हैं। एट द एंड आपने देखा था जो इलेक्ट्रॉन था वो गामा ग्लूटामाइल को एक्टिवेट कर देता था, जिसकी वजह से वो फंक्शनल बना देते थे इन सभी फैक्टर्स को, फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 और 10, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो मिनट आयन का काम वही है, सेम काम तो है मिनट आयन का। इसका काम क्या है, दोबारा इनको जाएगा, इनको फंक्शनल बनाएगा, उसके बाद ब्लड का क्लॉटिंग होगा। तो गाइस अभी हमने वारफेरिन वाले में देख रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार और वारफेरिन वाला जाके देख सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम वैसे ही है। एसिटामिनोडायोन का सेम टू सेम वो भी यही काम करता है, वो भी इनको क्या करता है, फंक्शनल बनाता है कि ये काम करने लाए, और काम करने लगेंगे तो ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं, बिकॉज ये कोगुलेंट ड्रग्स है, कोगुलेशन करते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।